बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक ऐसे मौजू को छेड़ रहा हूँ कि जो मेरे ख्याल के मुताबिक हर 10 में से 3 या 4 लोगों को पेश आता है। हम में से अक्सर लोगों ने ये बात सुनी होगी कि कहा जाता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं छोड़ते, बॉसेस को छोड़ते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी सुना है और प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोग शायद कम तनख्वाह पे तो काम कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रॉपर बॉस की वजह से अदारा नहीं छोड़ते। हम बात करना चाह रहे हैं उन बॉसेस के मुतालिक जिसकी वजह से लोग इदारा छोड़ देते हैं और बाज तो सब कुछ ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजी ज़ुबान में पेन इन द नेक कहते हैं। इसके बहुत सारे वजूहात और पहलू हो सकते हैं कि आखिर ऐसा बॉस ऐसा होता क्यों है, लेकिन आज जिस मौजू के हवाले से मैं ये बात पेश कर रहा हूँ वो है रिलेशनल स्कार सिंड्रोम। इस पे मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको अपने वो तजर्बात बताता हूँ जिसकी वजह से मुझे पता चला कि ये रिलेशनल स्कार सिंड्रोम होता क्या है। यानी कि रिलेशन स्कार सिंड्रोम जिसकी वजह से बॉस वो बॉस बनता है कि जो पेन इन द नेक होता है और लोग अपने इदारे छोड़ जाते हैं। क्योंकि मेरा एक तवील अरसा कॉर्पोरेट सेक्टर में गुजरा है और गुजर रहा है, तो इसके अंदर से 2 ऐसे बहुत वाज़ेह एग्जेक्टिव्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा और मुझे इस प्रॉब्लम इशू या आम ज़ुबान में इस मुसीबत को समझने का मौका मिला। सबसे पहले बहुत साल पहले, तकरीबन कोई 20 साल पहले एक एग्जेक्टिव थे। उनका मसला क्या था, मैं अभी फ़िलहाल सबसे पहले आपको बताऊंगा कि उनकी बिहेवियर कैसा था और फिर हम रिलेशन स्कार सिंड्रोम में जाएंगे। उन साहब का बिहेवियर ये था कि वो किसी के दोस्त नहीं थे, उनकी सोशल लाइफ कोई नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा फिक्स और फोकस थे सिर्फ और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के अंदर, और इसके लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते थे। ये बिहेवियर उनका एक ऐसा बिहेवियर था जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी टीम उनसे तंग थी, नाराज़ थी, नाला थी और परेशान थी। इसी तरह के एक साहब, लेकिन इससे थोड़ी डिफरेंट हिस्ट्री के साथ रिसेंट पास्ट में मैंने देखे, और मैंने उनको ये देखा कि वो देखने में बड़े सुलझे हुए, स्वीट, साफ सुथरे, पढ़े लिखे, वेल ड्रेस्ड आदमी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके चाहे सुपीरियर्स थे, चाहे उनके कोलीग्स थे, चाहे उनके पीयर्स थे, चाहे उनके रिपोर्टिंग स्टाफ थे, बदकिस्मती से एक भी बंदा उनके हक में नहीं था। मुझे हालांकि उनके अंदर बास खसूसियात नजर आती थी, लेकिन मैं हैरान था कि हर बंदा इस बंदे से तंग क्यों है इतना ज्यादा। गौर करने पे पता चला कि उनका सबसे बड़ा मसला था झूठ बोलना और ओवर कमिट करना, और वो किसी अपना काम निकलवाने के लिए, अपना मकसद तय हो जाने के लिए किसी से कोई बात भी या कमिट कर सकते थे, बेपरवाह होके ये चीज पूरी होगी या नहीं होगी। इसकी वजह से तमाम लोग जो उनकी एनवायरनमेंट या वर्किंग प्लेस में काम कर रहे थे, उनको इस बात से मुसीबत ये पड़ती थी कि जो ये कह रहा है ये करेगा या नहीं करेगा, या खुद ही उसमें रोड़े अटका के उस काम को रोक देगा। अब जब मेरा तारुफ हुआ इस सिंड्रोम से, तो मैंने इन 2 शख्सियात के ऊपर ख़ास तौर पे गौर करना शुरू किया, क्योंकि इन 2 शख्सियात के अंदर एक बड़ी ख़ास बात थी जो मुश्तरक थी। वो मुश्तरका बात ये थी कि इन दोनों का कोई ज़ाती दोस्त नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई सोशल इनका बिहेवियर नहीं था। ये अकेले लोग थे, यानी कि कभी नहीं सुना कि इनके किसी दोस्त ने इनको बुलाया हो, बैठा हो या गए हो, नथिंग। तो ये एक बहुत बड़ी कॉमनैलिटी मुझे इन 2 शख्सियात के अंदर लगी कि इनका कोई दोस्त क्यों नहीं है, इनका सोशल सर्कल क्यों नहीं है। फिर दोनों की शख्सियत पे गौर करते हुए एक और सिमिलैरिटी, जो डायरेक्ट आपको सिमिलैरिटी नहीं लगेगी लेकिन सिमिलैरिटी नजर आ रही। जो पहले वाले साहब थे, जो पुराने ज़माने के हैं, वो कोई बहुत बचपन से, इंतहाई छोटी उम्र में से लेकर बहुत जब तक वो पढ़ते रहे, वो हॉस्टल लाइफ में रहे, यानी अपने माँ बाप, बहन भाइयों से दूर। दूसरे जो साहब थे उनके साथ मसला ये था कि उनके बचपन में उनके बाप का साया उनके सर
سے उठ गया था। उसकी वजह से वो कुछ इस तरह के हालात में पैदा हुए कि दोनों के साथ मसला ये हुआ कि दोनों की फैमिली रिलेशनशिप की प्रैक्टिस या एक्सरसाइज ही ना हो सकी, और यही चीज बड़े होके इन दोनों के अंदर मुश्तरका डेवलप हुई कि ये लोग किसी से इमोशनली या सेंसिबली अटैच ही नहीं होते थे। जो लोग अपने माँ बाप बहन भाइयों से अटैच ना हो, उनको उस चीज का एक फर्क महसूस ना होता हो, तो भला ये क्यों कर मुमकिन है कि वो दूसरे खास तौर पे वर्क प्लेस में किसी से इमोशनल अटैचमेंट कर सके। इन दो वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये दोनों शख्सियात आखिरकार रिलेशनशिप स्कार सिंड्रोम का शिकार हुए और अपनी टीम के लिए पेन इन द नेक इसलिए बन गए कि क्योंकि रिलेशनशिप का एहसास, इमोशंस, खुशी, गमी, दुख, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन उनकी किताब में मौजूद ही नहीं थी, तो वो भला किसी के साथ कैसा सलूक करते। ऐसे लोगों के मुतालिक अगर हम न्यूरोलॉजिकली सोचें तो एक तो मैंने आपको इन्वायरमेंट की वजह बता दी कि बचपन के जो हालात हैं या परवरिश है उसकी वजह से ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, और दिमाग का अमल इस तरह से समझ लीजिए कि इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, खास तौर पे जो उनसे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन जैसे या सेरोटोनिन जैसे जिन्होंने खुशी, गमी, एक्सक्लेमेशन की जज्बात उभारने होते हैं, वो इनके किसी न किसी तौर के ऊपर दब जाते हैं या परफॉर्म नहीं करते, और इवेंचुअली इनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एनालिटिकल पार्ट है वो इमोशनलेस डिसीजन करना शुरू हो जाता है। इनके लिए इर्द गिर्द के लोग सिर्फ एक आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स रह जाते हैं। वो इंसान हैं, दुख पाते होंगे, खुशी पाते होंगे, सहूलतें चाहते होंगे, इनका ये खाना खाली हो गया है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी ऐसे सिंड्रोम के शिकार बंदे के साथ काम करने का मौका मिले, तो हर वो बंदा जो नफ्सियात को प्रॉपरली नहीं समझता, नहीं जानता, उससे मेरी खुदा के लिए रिक्वेस्ट है कि इनको ठीक करने की या इनको लेक्चर देने की या इनको समझाने की कतअन कोशिश ना करें। अगर आपने इस सिंड्रोम से शिकार बंदे को समझाने की या इसको अपनी मुसीबत या हाले दिल बताने की कोशिश की, तो क्योंकि इसका तो रिलेशनशिप वाला खाना ही खराब हुआ है, तो ये आपके मजीद खराब कर देगा, मजीद आपकी जिंदगी ख्वार कर देगा। ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है, जैसे मैं हर नफ्सियाती इशू के लिए बात कहता हूँ, कि जो पेशेंट है, पेशेंट से ज्यादा जो उनसे इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए नफ्सियात समझना या प्रॉब्लम या इशू समझना ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसे पेशेंट को, ऐसे मसले को कैसे डील और हैंडल करना है। हाँ, मैं ये समझता हूँ, मेरी प्रैक्टिस यही है, मैंने तजर्बा करके देखा है कि रूहानियत एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आप इनके अंदर बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन वो वज़ाइफ या वो रूहानियत जो मैंने बाज़ दफ़ा देखा लोगों को कि वो अपने ऐसे बॉसेस को रिलेशनशिप स्कार सिंड्रोम वाले के ऊपर कोई तबाह कर देने वाले वजीफे पढ़ते रहते हैं, वो तो खैर इन पे असर नहीं करते। ये किसी ना किसी तरीके से एक लंबी एक्सरसाइज है कि इनके अंदर जो वो स्कार आ गया हुआ है रिलेशनशिप के ना होने की वजह से, उसको ताज़ा कैसे करना है। तो बात करने का मकसद ये था कि रिलेशनशिप स्कार सिंड्रोम का तारुफ मैंने इसलिए कराने की कोशिश की कि हर बंदा शैतान नहीं होता जिससे आप तंग हैं। उस बेचारे की अपनी कुछ मजबूरियां या अपब्रिंगिंग के कोई इशू होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बन जाता है। तो मेरी किताब के अंदर अब इस उम्र में आके हर वो बंदा जो रिलेशनशिप स्कार सिंड्रोम का शिकार है वो काबिल नफरत नहीं, काबिल रहम है।